ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 8 बज गए हैं। वक्त है नमस्ते भारत का। अब आइए विस्तार से खबरें आपको दिखा दें। शुरुआत जम्मू से कर रहे हैं। जम्मू में तवी नदी की रफ्तार दहशत मचाए हुए है। मंगलवार को तवी नदी पर चौथा पुल अचानक से धंस गया। कई गाड़ियां इसमें फंस गई। अब पुल ढहने का भयावह वीडियो यहां से सामने आया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हो गया, ये गया। ओ बाहर निकलो। ये दहशत का मंजर जम्मू तवी पर बने चौथे पुल का है, जहां चंद सेकंड पहले सब कुछ सामान्य नजर आता है। एक एक करके गाड़ियां पुल से गुजरती हैं, लेकिन अगले ही पल पुल का एक हिस्सा धंसता है और पूरा दृश्य खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाता है। हो गया, ये गया। एक के बाद एक कई गाड़ियां धंसने लगती हैं। पहले एक गाड़ी, फिर दूसरी और फिर तीसरी गाड़ी। जैसे ही गाड़ी पुल के साथ गिरने लगती है, वहां मौजूद प्रशासन आवाज लगाकर लोगों से गाड़ी छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद लोग अपनी कार छोड़ बाहर आ जाते हैं। बंदे निकालिए। लेकिन इसी बीच एक बाइक पुल के साथ गिरकर नीचे गिर जाती है। ये हमारे सामने, मेरे सामने अभी ये पुल नीचे आया है। ये गाड़ी फंस गई यहाँ पे। बंदे बाहर निकालिए। ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जब जम्मू तवी पर पुल धंसा था। हालांकि जैसे ही पुल धंसा, दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर इसे बंद कर दिया गया। इससे पहले 2014 में बाढ़ के वक्त इसे बंद किया गया था। बता दें कि इस बार भी हालात भयावह हैं। जब पुल बहा, उस वक्त भी पीछे तवी नदी का रौद्र रूप देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ की विनाश लीला रूह कपा देने वाली है। 16 बहुमंजिला इमारतें डूब गई, 6 पुल बह गए। लोग दिन रात दहशत के साए में यहाँ जी रहे हैं। ब्यास नदी रौद्र रूप में बह रही है। उसके सामने जो आ रहा है, या तो वो बहकर जा रहा है या ढह जा रहा है। क्या मकान, क्या होटल और क्या दुकान, सैलाब के आगे किसी की नहीं चल रही है। ब्यास नदी की रफ्तार डराने वाली है, जो किनारे बने मकान और होटल को अपनी जद में ले चुकी है। हर गुजरता पल भारी है, क्योंकि ब्यास नदी का कटान लगातार जारी है। कुल्लू मनाली हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ब्यास नदी में समा चुका है। कई जगह हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ब्यास नदी का पानी अचानक सड़कों पर आ जाता है और कार को अपने साथ बहाकर ले जाता है। साथ में खड़ी दूसरी गाड़ियां भी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। लोग वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बाढ़ और बारिश में बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत के लिए इंसान अपनी जान मुश्किल में ढालने के लिए मजबूर है। बाढ़ में कई ऐसे रोड बह गए हैं, पिछले साल बाढ़ की तबाही के बाद बनाया गया था, और मौजूदा तस्वीरें ये बता रही हैं कि कुदरत के हाथों बर्बाद होना हिमाचल की नियति सी बन गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई के पास विरार में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत का हिस्सा ढह गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। 9 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और मलबे के नीचे 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका है। दबे हुए लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने बचाव कार्य वहां पर शुरू किया है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगातार मौजूद हैं। 6 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कुल 9 लोगों को अब तक मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। ये बड़ी जानकारी। विरार ईस्ट में यह हादसा हुआ, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहा और उसके बाद यह हादसा हुआ, जिसमें से 9 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। वो सुरक्षित हैं, लेकिन 2 लोगों की जान गई है इस हादसे में। पास में ही गणपति का मंदिर और उसके बगल में ही यह हादसा हुआ। अपडेट यह है इस पूरे के मामले को लेकर कि मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। पहले 2 संख्या बताई जा रही थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों के मौत की खबर है। रात को 1 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। वहां पर तब से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और मरने वालों की संख्या 3 है इस हादसे में। और हमारे संवाददाता प्रभाकर इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या डिटेल्स हैं इस खबर को लेकर? अपडेट क्या है? मरने वालों की संख्या 3 हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और कैसे हुआ ये हादसा, घायल कितने हैं, सारी जानकारी साझा करें प्रभाकर।
ये जो हादसा है वो 11:45 में मंगलवार को रात को हुआ है, जो जानकारी अभी मिल रही है। और फिलहाल जो अतिरिक्त आयुक्त है मनपा के, वसई विरार शहर महानगर पालिका के मनपा के अतिरिक्त आयुक्त है, उन्होंने नामजद सूची जारी की है आज सुबह, जिन्होंने कहा है कि 2 जन है, एक साल की बच्ची है और उसकी माँ, ये दोनों जन उसमें डेथ हुए हैं और 7 जन गंभीर रूप से जख्मी है। फिलहाल जो है एनडीआरएफ की टीम जो है अभी तक बचाव कार्य में लगे हैं। अभी तक जो है वो पूरे इमारत में जो 50 से ऊपर जो है वो नागरिक मतलब फैमिली रहते थे, जिसमें से जो मलबा गिरा है वो 12 रूम जो है मलबे में गिर गए हैं। इसे चलते अगर जो आशंका है कि अन्य कई और भी अगर फंसने की आशंका है। रात के समय पे एक श्वान पथक भी लाया था, उन्होंने भी तहकीकात, उनकी मार्फत भी तहकीकात की है, उसमें भी मालूम पड़ा है कि अंदर कुछ दबे हैं। अभी फिलहाल तो बचाव कार्य शुरू है। फिर दिक्कतें इसलिए आ रही है कि आजू बाजू में चाल एरिया है, वहाँ पे जाने आने के लिए, जेसीबी जाने आने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए एनडीआरएफ की टीम को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आप नजर लगातार बनाए रखें। अभी भी कुछ लोग हैं मलबे के नीचे जो दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए वहां पर एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। मरने वालों की संख्या 3 है इस हादसे में। यूपी के वाराणसी में पुलिस ने विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और इस गैंग के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। भोले वाले लोगों को शिकार बनाकर गैंग के शातिर सदस्य उन्हें गल्फ कंट्री में नौकरी का लालच देते थे और बदले में मोटी रकम ऐंठ लेते थे। इस गैंग ने अब तक 6000 लोगों को अपना निशाना बना लिया है। फर्जी वीजा पासपोर्ट के नाम पर 50,000 रुपए लेकर दस्तावेज तैयार किए जाते थे। इस गैंग ने किसी को शक न हो इसीलिए महिलाओं को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था, जो शिकार बने लोगों से डील करती थी। ये पूरा खेल फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है और जब्त दस्तावेजों की जांच कर इनके नेटवर्क खंगाले जा रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बाढ़ का कहर देखने के लिए मिल रहा है। सियालकोट जिले में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को आना जाना दुभर हो गया है और लोगों के गले तक यहाँ पर पानी भर चुका है। प्रशासन लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेने की अपील लगातार कर रहा है और जो बारिश हो रही है जिसके बाद बाढ़ के हालात बने हैं, इस वजह से 26 जून से अब तक 800 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। ये सियालकोट की तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के, और यहाँ बाढ़ का कहर किस तरीके से है, सड़कें किस तरीके से पानी में डूबी हैं, ये उसी की गवाही तस्वीरें आपके सामने। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों गलियों में लबालब पानी भरा हुआ है और ये तबाही की तस्वीरें सियालकोट से। पाकिस्तान में बाढ़ भयावह रूप लेती जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके समेत कई बड़े इलाके बाढ़ की गिरफ्त में हैं, जहां लगातार बारिश और भारत की तरफ से नदियों में छोड़े गए पानी ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी है। विनाशकारी बाढ़ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हजारों घरों को डुबा चुका है। बचाव दल ने पंजाब प्रांत के कसूर जिले से 14,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं बहावल नगर शहर से 89,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सारे डूब गए, झोने तबाह हो गए। जो मकान कच्चे वो भी गिरते पहले माल कर ले पीछे, तो बच्चे लगे ना तलवार पीछे वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान में आई बाढ़ और उससे बिगड़े हालात 800 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं और अब भी पाकिस्तान के अधिकतर नदियों में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। पंजाब के लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में प्रशासनिक अमले को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। बाकी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, आपको बता दें दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ गया है और खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंची यमुना। ये बड़ी खबर, यमुना के जलस्तर में फिर से इजाफा हुआ है। केंद्रीय जल आयोग का बयान है बढ़ते जलस्तर को लेकर। आज खतरे के निशान को पार कर जाएगी नदी, ये आयोग की ओर से कहा गया है और नदी के किनारे बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
पहाड़ पर हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर चुका है। इस वक्त यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 204.58 मीटर है, जो कि चेतावनी लेवल से के पार है और ख़तरे के निशान के करीब है। आपको बता दें कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से ये अलर्ट भी जारी किया गया है दिल्ली में कि अगले आज रात 8 बजे के करीब जो है यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर जाएगा। ऐसे में जो सेक्शन ऑफ जो अधिकारी हैं उन सभी को ये निर्देश दिया गया है कि दिल्ली में यमुना के जलस्तर की स्थिति को देखते हुए उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा यमुना के आसपास के जो निचले इलाके हैं, चाहे आप यमुना बाज़ार के इलाके की बात कर लें, आप कश्मीरी गेट की बात कर लें, मजनू का टीला की बात कर लें, गीता कॉलोनी जैसे इलाके की बात कर लें, इन सब जगहों पर जो लोग निचले इलाकों में रिहायशी इलाकों में रहते हैं, इन सभी को कहा गया है कि अगर स्थिति पर नज़र बनाए रखें और ज़रूरत होती है तो फिर सभी को जो है वो यहाँ से इवैक्यूएट कर दें, यानी कि किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर इनको जो है वो लेकर के जाया जाए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी कुदरत की मार देखने को मिल रही है। कैलिफोर्निया में डेजर्ट एल्मोर रेंज के पास हाईवे 86 पर भारी बाढ़ से तबाही मची हुई है। सड़कें नाव की तरह पानी में तैर रही हैं, कई वाहन पानी में डूब गए हैं और अचानक आई बाढ़ के बाद लोगों ने गाड़ियों की छतों पर बैठकर अपनी जान यहां इस तरीके से बचाई। ये कैलिफोर्निया की तस्वीरें आपके सामने है। कार की छतों पर लोग चढ़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश और उसके बाद ये बाढ़ से बेहद तबाही। नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, पानी में पूरे वाहन डूबे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और जो वाहन सवार लोग थे वो कार की छतों पर चढ़े हैं और इस तरीके से उन्होंने अपनी जान यहां बचाई है। वियतनाम में काजी की तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। कई जगह गाड़ियां बह गई तो कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तस्वीरों को देखकर तूफानी तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी की विनाश लीला नजर आएगी। सड़कों पर इतना पानी है कि पूरा इलाका किसी टापू जैसा नजर आता है। घर हाउस बोट की तरह दिखाई दे रहे हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में तबाही का मंजर इतना भयावह है कि घर मकान सब बह गए हैं। खेत खलियान तक सब पानी में समा गए हैं। नदी खेतों के बीच से होकर बह रही है। हालात इस कदर खराब हैं कि गांव से जोड़ने वाले पुल भी पानी की जद में आ गए हैं। बचाव दल की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है, लेकिन पानी कदम कदम पर उनकी चुनौतियों को बढ़ा रहा है। बता दें कि जैसे ही काजिकी तूफान ने वियतनाम में दस्तक दी, बारिश आफत बनकर बरसने लगी। जानकारी के मुताबिक बारिश में एक घर ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। हजारों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल है। आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है। अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। घर घर बप्पा विराजमान होंगे। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कोलकाता की, जहां गणपति पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली है। और ये दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां आज तड़के मुंबई में सिद्धि विनायक की आरती उतारी गई। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ सिद्धि विनायक की आरती यहां पर की गई। और तीसरी तस्वीर कर्नाटक के बीदर की है आपके सामने, जहां 3 किलो चांदी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के घाटल की है, जहां गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। लोग भगवान गणेश की आराधना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर है मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा की, जहां पूरे धूमधाम से विघ्नहर्ता की पूजा की जा रही है। और लाल बाग का राजा गणपति सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया भर में आस्था का केंद्र है, ये आप जानते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अनुमान इस बार यह है कि यहां तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से खबर है। हैदराबाद में एक बस में अचानक से आग लगी और आग लगने से अफरा तफरी वहां पर मच गई। ये हादसा तब हुआ जब बस मोइनाबाद से मेहदीपट्टनम डिपो की ओर जा रही थी और तभी यह हादसा हुआ।
तभी बस आग की लपटों में घिर गई और बस का अगला हिस्सा धू-धू कर जलने लगा। अच्छी बात ये रही कि बस में आग तब लगी जब बस से सभी यात्री पहले ही उतर चुके थे। यात्रियों को उतारने के बाद ड्राइवर ने जैसे ही बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन से आग की लपटें निकलने लगी और कुछ ही देर में ये आग बस के अंदर भी फैल गई। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कुछ देर की कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। असम के मोरान से भीषण सड़क हादसे की खबर है। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब खगेन बरुआ नाम के एक शख्स अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से सीधे भिड़ गई। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक था, क्योंकि टक्कर के बाद जहां पिकअप गाड़ी पलटी हुई दिखाई दी, वहीं हादसे में कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इस हादसे में पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। मध्य प्रदेश के दमोह में सड़क हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बची। हादसा तब हुआ जब बटियागढ़ इलाके में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर समेत 2 लोग अंदर ही फंस गए। हालांकि मौके पर पहुंचे लोगों ने ट्रक में फंसे एक शख्स को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन ड्राइवर उसी में फंसा रहा क्योंकि उसका पैर स्टीयरिंग के नीचे दबा हुआ था। लोगों ने उसे बाहर निकालने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम साबित हुए। इस दौरान ये ड्राइवर 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और गैस कटर की मदद से लोहे को काटकर उसे बाहर निकाला गया और बुरी तरह घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के गोरखपुर में उस वक्त बवाल मच गया जब मारपीट में घायल हुए आप नेता की मौत हो गई। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर सैकड़ों लोगों ने अस्पताल को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उग्र भीड़ को काबू करने की कोशिश की, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ गए, दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। इधर पुलिस समझा रही थी, उधर गुस्साई भीड़ बवाल करने पर आमादा थी। इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। इसी दौरान एक पत्थर लगने से गोरखनाथ इंस्पेक्टर शशि भूषण राय का सर फट गया। खैर, जैसे तैसे पुलिस ने बल का इस्तेमाल कर शव बीआरडी मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। आरोप है कि आप नेता कुंज बिहारी अपना बकाया मांगने के लिए अभिषेक नाम के शख्स के घर पर गए थे, जहां उन पर जानलेवा हमला हो गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कानपुर में कुत्तों के साथ दरिंदगी का वीडियो सामने आया। दावा है कि सोसाइटी के एक दबंग ने कुत्तों की हत्या करवाने के लिए 500 से लेकर 2000 तक का टेंडर निकाला है। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि कुछ लोगों ने कुत्ते को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। बड़ी बेरहमी से कुत्ते के हाथ पांव बांध दिए गए और उसे एक बोरे में जबरन ठूसा जा रहा है। वायरल वीडियो में कुत्ते के साथ क्रूरता करने वाले युवक भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दावा है कि जाजामऊ के एमरल्ड गुलिस्तान सोसाइटी के एक दबंग ने कुत्तों को मारने का टेंडर निकाला है। एक कुत्ते को मारने पर 500 से लेकर 2000 रुपए तक का इनाम दिया जा रहा। इधर वायरल वीडियो की शिकायत मिलने पर पुलिस सख्त हो गई है। सूचना प्राप्त करते ही स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की गई एवं एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि दबंग इतना रसूखदार है कि लोग उसके बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में नेपाल मूल की एक नौकरानी ने अपने ही मालिक के घर में 45 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया और मौके से फरार हो गई। आरोप है कि पैकेजिंग मटेरियल फैक्ट्री के मालिक संजय गुप्ता के घर नौकरानी ने पहले अपने 3 साथियों के साथ मिलकर परिवार को 1.5 घंटे तक बंधक बनाया। इसके बाद न केवल पत्नी को बुरी तरह से पीटा, बल्कि एक एक कर तीनों ने आराम से पूरा घर खंगाला और शाम 4 बजे तक 35 लाख के गहने और 10 लाख की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। नेपाल की रहने वाली नौकरानी रीमा को परिजनों ने करीब 1 महीने पहले ही काम पर रखा था। बहरहाल शिकायत के बाद पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए शहर के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। घरों के आसपास हाथियों की चहलकदमी से लोगों में डर का माहौल है और वो अब वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खेतों और हाईवे से होते हुए हाथियों का झुंड अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। हाथियों की चिंगार से लोग दहशत में हैं।
तस्वीरें हरिद्वार के जगदीशपुर की है, जहां 4 हाथी सड़क पर घूमते दिखे। इस झुंड में से एक हाथी एक गैराज में घुस गया। ओ भाई, ये नुकसान करेगा भाई। स्थानीय लोगों को डर सता रहा था कि हाथी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। हाथी लोगों की आवाज सुनकर भाग भी रहे हैं। ये हाथी भी किसी की आवाज सुनकर भागा और गिर गया। अच्छी बात ये रही कि उस वक्त आसपास कोई नहीं था। लोगों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों की आवाजाही को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हो गया। बीजेपी के ही 2 गुट आमने सामने आ गए और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सामने मंच पर ही धक्का मुक्की करने लगे। मंच पर खड़े कुछ लोगों ने हंगामा कर रहे युवक को धक्का दे दिया, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और धक्का देने वालों का विरोध करता रहा। मंच पर मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सामने ये बवाल हो रहा था, लेकिन विजय सिन्हा की अपील का कोई असर नहीं हुआ। लोग नारेबाजी करते रहे। विवाद की वजह राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का बयान था। जैसे ही धर्मशीला गुप्ता ने मंच से निर्दलीय पूर्व विधायक बेबी कुमारी को जीत की अग्रिम बधाई दी, दूसरे पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। कोई भी प्रत्याशी का टिकट तय नहीं हुआ, तो ये धर्मशीला गुप्ता जो नाम ले रही है वो सरासर गलत है। इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। बवाल बढ़ता देख धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि जबान फिसल गई थी। माफी मांगने के बाद हंगामा शांत हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर न्यायपालिका के पूर्व जजों के बीच टकराव गहरा हो गया है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के लिए अमित शाह के बयान पर 18 पूर्व जजों ने आलोचना की थी, जिसका जवाब 50 पूर्व जजों ने खुला पत्र लिखकर दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के सलवा जुर्म फैसले पर सवाल उठाए थे। इसके बाद 18 पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखकर शाह की आलोचना की थी। अब जवाब में 50 पूर्व जजों ने पत्र लिखकर कहा है कि यह गलत परंपरा बन गई है कि हर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ लोग राजनीतिक झुकाव वाले बयान जारी कर देते हैं। पूर्व जजों ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि कुछ लोग राजनीतिक झुकाव वाले बयान जारी कर देते हैं और उसे न्यायिक स्वतंत्रता का रंग देने की कोशिश करते हैं। चिट्ठी लिखने वाले जजों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के पूर्व राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम, पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सांसद जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी और जस्टिस एमआर शाह जैसे नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक किसान की फसल बर्बाद हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि लाखों रुपए की फसल बर्बाद होने के बाद किसान को बीमा क्लेम में सिर्फ 1274 रुपए मिले। बीमा क्लेम की राशि देखने के बाद किसान को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो सीधे बैंक चला गया, जबकि आधा पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया। इसके साथ ही राजेंद्र प्रजापति नाम के किसान ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें दावा किया कि उसने करीब 25 एकड़ फसल का बीमा करवाया था और फसल खराब होने पर नियम के हिसाब से उसे 3.5 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन उसके खाते में सिर्फ 1273 रुपए 80 पैसे ही आए। अब इस बीमा क्लेम की आधी रकम यानी 637 रुपए 40 पैसे इसने पीएम राहत कोष में, जबकि इतनी ही रकम इसने सीएम राहत कोष में जमा करा दी। इस खंडवा जिले के जिसको भी बीमार है सब 500, किसी को 1000, किसी को 2000, 3000, इससे ऊपर किसी को नहीं आ रहा है। किसान का कहना है कि नियम के हिसाब से उसे 50% बीमा मिलना चाहिए था, लेकिन बीमा कंपनी ने सिर्फ 0.50% ही रकम दी है। यूपी के मथुरा में एक किसान के बैग से 5 लाख रुपए की चोरी हो गई और ये चोरी मार्ट तहसील में सीओ ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर हुई है। इस घटना को एक बच्चे ने अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां ये बच्चा बड़ी आसानी से नोटों की गड्ढियां उठाकर जाता हुआ दिखाई दिया। एक किसान तहसील कार्यालय में जमीन की खरीदारी के लिए आया हुआ था। वो नोटों की गड्ढियां गिनकर अपने बैग में रख रहा था, तभी एक बच्चा आकर ठीक उसके पास बैठ गया। जब बच्चे को लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा, तब उसने बैग से 5 लाख रुपयों का बंडल निकाला और वहां से चलता बना। आरोपी बच्चे के जाते ही वहां मौजूद एक युवक उठा और अपना हेलमेट लेकर उसके पीछे गया। वारदात के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की नजर इस बच्चे पर नहीं पड़ी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी में खाद वितरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। आलम यह है कि किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। इस बीच हालात अचानक से बेकाबू हो गए।
खाद केंद्र खुलते ही किसानों की भीड़ दौड़ पड़ी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। किसानों का सैलाब खाद केंद्र पर टूट पड़ा, कई लोग गिरते गिरते बचे। खाद के लिए भगदड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्र इंचार्ज का कहना है कि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात झांसी के मऊरानीपुर में भी दिखे। खाद को लेकर किसान और केंद्र प्रभारी के बीच कहासुनी हो गई। मामूली विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी। जब आपसे पूछा जाता कि दुनिया में सबसे प्राचीन गणेश प्रतिमा कहाँ है, तो आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह अफगानिस्तान और चीन में है, लेकिन आज हम आपके लिए खास तौर पर बप्पा की दुनिया की सबसे प्राचीन छवि लेकर आए हैं, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समेत देश विदेश के कई पुरातत्वविदों ने मान्यता दी है। चिकित्सा जगत के जाने माने नाम पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश कोठारी के पास दुनिया के सबसे पुराने बप्पा हैं। डॉक्टर कोठारी के पास गणेश मूर्तियों का नायाब संग्रह है। उनके संग्रह में गणेश प्रतिमाओं के अलावा गणेश की तस्वीरों वाले सिक्के और स्टैंप शामिल हैं। ये बप्पा का आशीर्वाद ही था कि डॉक्टर कोठारी को अचानक एक बाजार में इस अद्भुत और दिव्य गणपति के दर्शन हो गए, जिसे बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबसे पुरानी गणपतियों में से एक माना। मैं अक्सर फ्ली मार्केट में जाता हूँ, कभी चोर बाजार में जाता, तो वहाँ देखा तो बुल था एक छोटी सी, और बुल के नीचे कुछ ब्राह्मी लिपि में लिखा था। तो मैंने देखा कि ऊपर तो शिव जी का वाहन यानी नंदी थे, उसके पीछे देखा तो गणेश जी से। यही नहीं बल्कि डॉक्टर कोठारी के पास 7वीं शताब्दी के शंक्वाकार गणेश प्रतिमा, 9वीं शताब्दी के हिमाचल प्रदेश के सूर्य और चंद्रमा के साथ गणेश की प्रतिमा भी धरोहर के रूप में शामिल है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के शराब पीने के दावे पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकारी रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे और दूसरी सरकारी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की 1.6% महिलाएं शराब पीती हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिया और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में, और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अब जीतू पटवारी के बयान पर सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया है। कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। सीएम के पलटवार के बाद जीतू पटवारी ने एक बार फिर अपनी बात रखी और कहा कि सीएम को झूठ बोलने की जगह ईमानदारी से काम करना चाहिए। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है और आज 11वां दिन है। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और दोनों ने मिलकर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार को घेरा। वोटर अधिकार यात्रा की गाड़ी पर आज राहुल और तेजस्वी के साथ साथ प्रियंका गांधी का चेहरा भी नजर आया। यात्रा जब सुपौल से दरभंगा की तरफ बढ़ी तो सड़क पर समर्थकों की भीड़ नजर आई। राहुल और प्रियंका समर्थकों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। यात्रा के मधुबनी पहुंचने पर जनसभा का आयोजन हुआ और यहां राहुल गांधी ने अमित शाह के उस दावे पर सवाल उठा दिए जिसमें शाह ने कहा था कि अगले 50 साल तक बीजेपी की सरकार चलेगी। ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ही ये तय करते हैं कि देश का चुनाव आयुक्त कौन होगा। उस मीटिंग में नेता विपक्ष की बात सुनी तक नहीं जाती है। अमेरिका के एरिजोना में उस वक्त एयरपोर्ट पर लोग दहशत में आ गए जब एक धूल भरी आंधी ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। जैसे ही वो आंधी एयरपोर्ट से गुजरी, आसपास के पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। क्योंकि आसमान में कई 100 मीटर ऊंचाई तक धूल ही धूल थी, इसलिए विमानों की उड़ान रोक दी गई और सभी प्लेन को एयर पट्टी पर ही छोड़कर पायलट समेत सभी कर्मचारी सुरक्षित स्थान पर चले गए। जब धूल भरी आंधी ने पूरे इलाके को जद में ले लिया तो वहां अंधेरा छा गया। विजिबिलिटी ज्यादा कम होने से कार चलाना मुश्किल हो गया। धूल भरी आंधी का ये वीडियो 25 अगस्त का है। इस तरह की धूल भरी आंधी को हबूब कहा जाता है।
इस तूफान की वजह से हजारों घरों की बिजली गुल हो गई और जब ये धूल भरी आंधी फिनिक्स के पास आई तो कार चलाने वाले दहशत में आ गए। हबूब आमतौर पर टूटते हुए तूफानों के साथ आता है और इस दौरान कभी कभी तेज गरज के साथ बारिश भी होती है। वहीं जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट पर आग ने जमकर तांडव मचाया। ये आग वहां के एक गोदाम में लगी जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद गोदाम से लगातार विस्फोट की आवाजें आती रही। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थी और धमाके के साथ ये आग और भड़कती ही जा रही थी। आग लगने के बाद गोदाम से धुएं का गुबार उठा और आसपास के इलाकों में फैल गया। आग कैसे लगी इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुट गए। इस काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई, लेकिन आग बुझाना आसान नहीं था क्योंकि धमाके के साथ ही ये आग तेजी से फैलती जा रही थी। हालांकि दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए जी जान से जुटे रहे। फ्रांस के ब्रिटांग इलाके में बड़ा हादसा हो गया कि झील से पानी भरने के दौरान एक हेलीकॉप्टर यहां क्रैश हो गया। अच्छी बात लेकिन ये रही कि इस हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित निकले। ये हादसा तब हुआ जब हेलीकॉप्टर एक झील से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। पानी भरने के दौरान हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया और घूमते हुए सीधे झील में जा गिरा। दमकल विभाग का ये हेलीकॉप्टर एक झील से पानी भर रहा था, तभी अचानक कुछ गड़बड़ी हुई और हेलीकॉप्टर हवा में लड्डू की तरह घूमने लगा और कुछ ही देर में जोरदार धमाके के साथ झील में समा गया। धमाका इतना जोरदार था कि झील के किनारे खड़े लोग सहम गए और शोर मचाने लगे। धमाके के साथ ही हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हो गया और पानी में चारों तरफ मलबा फैल गया। अच्छी बात ये रही कि हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत 2 लोग हादसे के बाद सुरक्षित बाहर निकल आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।